Assalamualaikum friends, welcome back to my channel Novels by अरीज शाह। फ्रेंड्स, रूह यारम नावल आपको कैसा लगा है? मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, काफ़ी मज़े का नावल है ये। और आप लोग भी अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करें कि आप लोगों को कैसा लगा है। और आज हम इसकी फिर नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रूह के साथ आगे क्या होता है। डोंट वरी, मेरा टेस्ट इतना भी ख़राब नहीं है। मसूमा ने उसे आग लगाई और जाकर गाड़ी में बैठ गई, जबकि यारम और हिजर दोनों ने उसके कंधे पर हाथ रख कर उसे दिलासा दिया। वो लोग इस वक्त दुबई के सबसे बड़े बीच पर मौजूद थे। ये इलाका वैसे भी हर तरफ से समुंदर में घिरा हुआ था। ठंडी हवाएं चेहरे को, जबकि समुंदर की बड़ी बड़ी लहरें इनके पाँव को छू कर वापस चली जाती। खिलती धूप में भी रूह को सर्दी का एहसास हो रहा था। लैला और हीज़र एक दूसरे के साथ साथ नंगे पांव गीली मिट्टी पर टहल रहे थे, जबकि मासूमा और रूह दोनों अपने शोनों से खेल रही थी। रूह ने जल्दी ही इस बात का अंदाज़ा लगाया था कि मासूमा भी शोनों के साथ बहुत अटैच हो चुकी है और शोना भी काफ़ी हद तक मासूमा के साथ घुल मिल चुका था। अब उसकी एक नहीं बल्कि दो दो दोस्त थीं। थोड़ी देर के बाद यारम ने रूह को कुछ दूर आने का इशारा किया, जबकि शार्फ उसी की तरफ चला रहा था। रूह, तुम्हें डियोल बुला रहा है। उसे यारम का पैगाम देता हूँ शोनू की तरफ वो आया। मुझे यहाँ डियोल ने भेजा है, कोई गलत मतलब मत निकालना, उसने मसूमा को देखकर बोला। मैं क्यों गलत मतलब निकालूंगी? मसूमा ने नासमझी से पूछा। सॉरी, अब तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, शार्फ ने बेनियाजी से कहा, अपनी जेब में हाथ डालने टहलने लगा, जबकि मसूमा उसे घूर कर रह गई। यारम रूह को लेकर बेच के एक साइड की तरफ आ गया। तुम्हें पता है हम यहाँ क्यों आए हैं? उसने रूह का हाथ थामते हुए कहा। घूमने फिरने, रूह ने जवाब दिया। बेहतियार यारम के डिम्पल नुमाया हुए। हाँ मेरा बेबी, वो तो हम आए हैं, लेकिन आज हम एक और ख़ास बात के लिए भी यहाँ आए हैं। यारम ने उसे हिजर और लाला के बारे में बताना चाहा। आज तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी को प्रपोज करने वाला है, उसने लाला और हिजर की तरफ इशारा करके बताया। क्या सच्ची? रूह ने एक्साइटेड होकर पूछा, जिस पर यारम ने उसे मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया। हिजर चलते चलते अचानक ही ज़मीन पर बैठ गया। लाला ने घबराकर 2 कदम पीछे हटाए, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। वो जानती थी हिजर क्या करने वाला है। मासूमा ने उड़ती उड़ती खबर उस तक पहुंचा दी थी। हिजर उसके सामने ज़मीन पर बैठा था, पर उसने एक हाथ थामा। मैंने सुना है कि तुम 1.5 महीने पहले वाले प्रपोज़ल का कोई जवाब देने का इरादा नहीं रखती, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर से तुम्हें अपनी मोहब्बत का एहसास दिला दूँ। सो मिस लैला, मैं तुम्हें मिसेस हिजर बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करोगी? हिजर को पूरा यकीन था वो इनकार नहीं करेगी, लेकिन इसके बावजूद भी उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। बेइख्तियार ही लैला की आंखों से आंसू गिरे, जो उसने फ़ौरन साफ करना चाहे, लेकिन दोनों हाथ हिजर के हाथों में होने की वजह से वो ऐसा ना कर पाई। इन आंखों को छुपाने की कोशिश मत करो लैला, तुम भी एक आम लड़की हो, एक आम लड़की जैसी दिल रखती हो, बहादुर मत बना करो। ये हिजर तुम्हारे अंदर बाहर हर अंदाज से वाकिफ़ है। हिजर के बस कहने की देर थी जब लैला ज़मीन पर बैठी और उसकी बाहों में आई, जबकि इनसे काफ़ी दूर फासले पर खड़ी रूह यारम से चिपकी नाच रही थी। जबकि इसकी इस मासूम हरकत पर यारम उसे अपने साथ लगाए मुस्कुरा रहा था, जबकि दूर मासूमा शोनों को अपने गले लगाते तालियां बजाने में मसरूफ़ थी। शार्फ पास खड़ा अपने लिए एक ऐसे ही दिन का इंतज़ार कर रहा था। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आज सब यहीं रुक जाए ना, रूह ने उन्हें जाते देखकर कहा। अब तो हमारा घर भी बहुत बड़ा है, यहाँ आप सब लोग आसानी से रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मासूमा, हम रात को हिजर भाई की शादी की प्लानिंग करेंगे, इसने पास खड़ी मासूमा को देखकर कहा, जिस पर कुछ फासले पर खड़ी लैला के गाल सुर्ख होने लगे। इतनी जल्दी शादी? शार्फ ने कहा। हाँ तो क्या हिजर भाई लैला को सिर्फ प्रपोज करने का इरादा रखते हैं? अब लैला ने हाँ कर दिया तो हमें शादी की प्लानिंग करनी चाहिए। अरे मैं तो कहती हूँ इस हफ्ते की कोई छुट्टी हम अच्छी सी कोई डेट रख कर हम इनका निकाह कर देते हैं। रूह ने गोया एक और धमाका किया। एक मिनट रूह, पहले दूल्हा और दुल्हन से तो पूछो। तुम तो अपनी प्लानिंग किए जा रही हो, यारम ने कहा। भाई जो कुछ मेरी गुड़िया कह रही है वो बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं किसी भी वक्त दूल्हा बनने के लिए तैयार हूँ। हिजर लैला को देखकर मुस्कुराया। हाँ लैला को तो एतराज़ हो सकता है, उससे तो पूछ लो, शार्फ ने कहा, जबकि सबको अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर लैला अपनी आंखें तक नहीं उठा पा रही थी। मुझे क्यों देख रहे हो सारे? मैं क्या बोलूँ? लैला कंफ्यूज होकर बोली, और बोल्ड सी लड़की आज के दिन में इन्हें बहुत सारे छुपे हुए अंदाज दिखा रही थी जो कोई नहीं जानता था। लैला बेबी शर्माती भी है, ये तो कमाल हो गया, शार्फ ने नारा लगाया।
मैं शर्मा नहीं रही, मैं तो बस बता रही हूँ। लैला अपनी हयात छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी, जिस पर सब भी कहका लगाकर हंसने लगे। तो बस डिसाइड हो गया, हिजर और लैला का निकाह इसी हफ्ते होगा, यारम ने रूह को देखकर कहा। जब से शादी की बात हुई थी, रूह और मसूमा दोनों ही लैला के पास बैठी थी, जबकि यारम और शार्फ हिजर वाले कमरे में थे। चलो अब डिसाइड तो हो गया कि शादी इसी हफ्ते होगी। तुम्हें क्या लगता है कौन सा दिन सबसे बेहतर है निकाह के लिए? मेरे ख्याल से इस जुमे को निकाह करते हैं, मुबारक दिन है, सब कुछ मुबारक होगा। और वैसे भी कोई शोर शराबा होगा नहीं, सिर्फ सादगी से निकाह करेंगे और रुखसती। हिजर ने कहा। क्या मतलब शोर शराबा नहीं होगा? रूह जो अभी इनके लिए चाय लेके आई थी पूछने लगी। देखें हिजर भाई, आपको कोई शौक नहीं होगा शोर शराबा का, लेकिन लैला ने अपनी शादी के बारे में क्या क्या सोचा होगा, न जाने क्या क्या ख्वाब सजा के बैठी होगी, और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि शोर शराबा नहीं होगा? हम सारी रस्में अदा करेंगे, सिर्फ निकाह और रुखसती। ये क्या बात हुई? हम सारी रस्में अदा करेंगे? मेरी शादी भी इतनी सादगी से हुई, कोई रस्म नहीं हुई। आपको क्या पता लड़कियों का इतना शौक होता है अपनी रस्मों का? शादी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होती है, उसे भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। मायूं मेहंदी करेंगे, दिन डालेंगे, फिर धूमधाम से निकाह करेंगे, फिर शादी, फिर रुखसती और फिर वलीमा, सारी रस्में अदा होंगी। और अगर आपको इतना शौक है सादगी से शादी करने का, तो दुल्हन कोई और ले आएं, लैला आपसे शादी नहीं करेगी। रूह गुस्से से बोली। गाइस आप अब होगा जो मेरी बीवी चाहेगी, यारम ने ऑर्डर दिया। हाँ यार, वैसे भी रूह बिल्कुल ठीक कह रही है, लड़कियों की कितनी ख्वाहिशें होती हैं शादी की, और हम कैसे सादगी से शादी के बारे में सोच सकते हैं? वैसे भी ये लैला की पहली शादी, हमें इसके बारे में अरमान, इसके सारे अरमान पूरे करने चाहिए। शार्फ ने समझदारी का सबूत देते हुए कहा। अबे ओए, लैला की ये पहली शादी से तेरी क्या मुराद थी? ये लैला की पहली और आखिरी शादी है, इज़्ज़त तप के बोला। अरे यार, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कह रहा था कि लैला की पहली शादी हो सकता है कुछ दिन में उसका मूड बदल जाए। शार्फ ने खुद ही अपने लिए मुसीबत बुला ली थी। रुक बेटा, पहले मैं तेरा मूड दुरुस्त करता हूँ। हिजर गुस्से से उठकर उसकी तरफ बढ़ा, जबकि उनकी हालत देखकर यारम लाइव शो देखने के लिए सामने सोफे पर आ बैठा। वो कमरे में आया, रूह अपने शौनों को उसकी जगह पर रखे बड़े आराम से उसके साथ बातों में मसरूफ़ थी। ये नहीं था, हमारे साथ तो सब कुछ ठीक था, ये भूतना फिर से आ गया। यारम को गुस्सा आया। रूह, अभी के अभी इसको यहाँ से नीचे करो। कितनी बार कहा है तुम्हें, मेरे बेड पर मत रखा करो इसे। वह गुस्से से तन फन करता उसके पट्टे को पकड़ चुका था। यारम, मैं बोल रही हूँ, इसको ज़रा सी भी चोट लगी तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगी, रूह ने धमकी दी। जबकि इससे पहले ही यारम उसे अपने समेत ज़मीन पर फेंक चुका था। यारम, ये आपने अच्छा नहीं किया, आज से मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी, वो गुस्से से कहती अपने शोनों की तरफ लपकी, जो उसकी तरफ दौड़ के वापस आया। उसे मेरे कमरे से निकालो फ़ौरन, अभी के अभी। रूह को उसकी तरफ वापस जाता देखकर वो उसकी तरफ लपका। शोनो कहीं नहीं जाएगा, ये हमारे रूम में रहेगा, रूह ने फैसला सुनाया। रूह, अगर ये हमारे कमरे में रहेगा तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। जिस पर रूह ने बाहर के दरवाजे की तरफ इशारा किया। मतलब आप जा सकते हैं। रूह, तुम इस कुत्ते के लिए मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल रही हो? यारम शॉक्ड में था। आप जब एक कुत्ते के लिए इस कमरे को छोड़ सकते हैं, तो मुझे भी आपको कमरे से निकालने में कोई एतराज़ नहीं, आप जा सकते हैं। रूह ने एक बार फिर से दरवाजे की तरफ इशारा किया, जिस पर यारम गुस्से से बाहर निकलकर सीधा हीज़र और शार्फ वाले कमरे में आ गया, जहाँ हीज़र और शार्फ उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मतलब दुबई के डॉन को बीवी ने कमरे से निकाल दिया, हीज़र ने ऊंची आवाज़ में कहा, जिस पर यारम उन दोनों को आंखें दिखाने लगा। सुबह होते ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई। रूह के मुताबिक आज के दिन ही दिन डालने का था, तभी जाके जुमा के दिन पर इनका निकाह होना था। रूह के ऑर्डर के मुताबिक निकाह तक वो दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते थे, और आज ही उन्हें मायूं बैठना था। रूह, ये सब कुछ क्या कर रही हो तुम तो मेरी साइड पे होगी, हिजर ने उसे समझाना चाहा। अरे नहीं हिजर भाई, मैं और मसूमा लैला की साइड हैं, वो यारम और शार्फ भाई आपकी साइड पे हैं। सो मैं लड़की वाली और आप लोग लड़के वाले, उसने शार्फ और यारम को बताया। नहीं गुड़िया, तुम मेरी साइड पे हो, और तुम्हारे अलावा इन सबको मैं लड़की वाली साइड पे भेज देता हूँ। बस मुझे मेरी गुड़िया चाहिए अपनी साइड में, हिजर ने कहा। मतलब मैं अकेले आपकी साइड और ये सारी लैला की साइड, रूह ने मुंह बनाकर कहा। हाँ तो रूह, शादी हो रही है, कौन सा जंग हो रही है जो तुम्हें पूरी टीम की ज़रूरत है? यारम ने लुकमा दिया। अरे क्यों, मैं हूँ तुम्हारे साथ। शार्फ उसके करीब आकर खड़ा हुआ। ये मासूम और यारम लैला की तरफ, मैं और तुम हीज़र की तरफ, शार्फ ने कहा। लेकिन मुझे नेग नहीं मिलेगा ना, रूह ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, जिससे यारम के डिंपल नुमायां हुए। क्यों नहीं मिलेगा, बहन को तो इतना कुछ मिलता है, शार्फ उसकी शक्ल देखकर बोला। हाँ शार्फ भाई, बहन को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन सालियों को भी तो बहुत कुछ मिलता है ना, उसने शार्फ को आंखों ही आंखों में इशारा करते बताया। डोंट वरी रूह, तुम्हें ज़्यादा मिलेगा, हिजर फ़ौरन से बोला, कहीं वो सच में पार्टी चेंज ना कर ले।
और यहाँ खड़ा हर इंसान जानता था कि रूह का हीज़र की तरफ होना कितना ज़रूरी है। अरे रूह, तुम फ़िलहाल लड़के वाले की तरफ से हो जाओ, जब नेक की बारी होगी तुम लड़की वाले की तरफ हो जाना, मतलब एक तीर से दो शिकार। शार्फ ने उसके कान में कहा, ठीक है भाई, मैं आपकी तरफ हूँ, लेकिन क्या जब दुल्हन को आपके पास ला के बिठाएंगे ना, मैं लड़के वालों की तरफ हो जाऊँगी। रूह ने फैसला किया। मेहमानों में आप किसे किसे बुलाना चाहेंगी, एक लिस्ट बना दे। रूह ने कहा, कोई लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, हम चंद लोग होंगे शादी पे। क्या मतलब, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी नहीं होगा? रूह ने हैरानगी से पूछा। हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं, हम सब एक दूसरे के फैमिली मेम्बर्स हैं, हमें किसी और की क्या ज़रूरत? हिजर ने मुस्कुराकर बताया। तो रूह भी खामोश हो गई। जिस तरह का वो काम करते थे, इनकी कोई फैमिली या दोस्त होगी, ये सोच भी कैसे सकती थी। इन सब की संगत में बहुत से भूल हो जाती थी कि वो लोग आखिर हैं कौन। यारम, ये लाइटिंग लगाने में मेरी मदद करे ना। सभी कोई ना कोई काम कर रहे थे, यहाँ तक कि लैला और हिजर को भी उसने किसी न किसी काम पर लगाया हुआ था। एक यारम था जो आराम से बैठा हुआ, जैसे कोई काम नहीं से आता। मैं अपने शोनों को बोलो ना, जिसकी वजह से मुझे कमरे से निकाला था। यारम घूरकर फिर से अपने मोबाइल पर मसरूफ़ हुआ। आप मेरे क्यूट से प्याले से बेबी से जेलस होकर ज़िद लगा रहे हैं। वो क्यूट सा प्याला सा बेबी मेरे कमरे में रात को मेरे बेड पे सोया था, और ये उसकी तरफ से ज़िद थी, अब मेरी तरफ से ज़िद है। कहो अपने लाडले को मदद करे तुम्हारी, वो गुस्से से कहता शिफा को चाय के लिए कहने लगा। यारम, आप नाराज़ हैं मुझसे? रूह ने कहा। हाँ नाराज़ हूँ, और बहुत सख्त नाराज़ हूँ तुमसे। अब मुझसे तकरीबन 2 फुट के फासले पर रहो। नाराज़गी में इतना करीब आना अलाउड नहीं है। और उसके करीब आने पर चोट करने लगा। आपको पता है, आप जब नाराज़ होते हैं तब और भी ज़्यादा क्यूट लगते हैं, बिल्कुल छोटे बेबी की तरह। रूह ने कहा। रूह, मैं 8 साल का बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम इस तरह से बहलाओगी। कैसी बीवी हो तुम? 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हो, तुम्हें इतना नहीं पता अगर शोहर नाराज़ हो तो बीवी की नमाज कबूल नहीं होती, और हर वक्त फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहते हैं। शी रूह, अल्लाह के सामने तुम्हारा अमाल नामा तो बहुत गंदा हो रहा है। यारम ने कहा। तो मैं आपको मना तो रही हूँ, आपको रूह उसकी एक एक बात पर ईमान लाती। फ़ौरन घबरा कर रूह बोली, कहाँ मना रही हो? कब मनाया है मुझे तुमने? नहीं लगता कि तुम मुझे मना रही हो। यारम दोनों हाथ कमर पर रखे पूछने लगा। मतलब अभी नहीं मनाया, अब मनाऊंगी ना? रूह ने कहा। रूह, मुझे मना रही हो या 4 साल के बच्चे की तरह मेरे बटन के साथ खेल रही हो? ठीक से मनाओ, मुझे इस तरह से नहीं मानने वाला मैं। यारम ने ऐलान किया। कैसे मानेंगे? वैसे ही आपको मना देती हूँ, आप खुद बता दें। रूह मुस्कुरा कर उसके मज़ीद करीब हुई तो यारम ने उसकी कमर पर हाथ रख लिए। यारम ने उसकी थोड़ी पे हाथ रख कर उसका चेहरा ऊंचा किया तो रूह ने अपनी आंखें बंद कर ली। इससे पहले कि यारम उसके लबों पर झुकता, शार्फ तेज़ी से कमरे से निकला जो रूह को पुकार रहा था। यारम ने झटके से उसे छोड़ा। इससे पहले कि वह दीवार से लगती, शार्फ ने उसे थाम लिया। तुम लोग बिज़ी हो तो मैं बाद में आ जाता हूँ, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि तुम लोग रोमांस बाद में कर लेना, पहले हम काम करते हैं। वो शार्फ क्या जो सीधे तरीके से कोई बात करते। यारम उसे आंखें दिखाता वहाँ से चला गया, जबकि वो अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए इधर से उधर के काम बताने लगी थी। आज दिन डाल दिए गए थे। कल माई और मेहंदी थी। सब लेडीज़ को ऑर्डर दे दिए गए थे कि अपनी अपनी शॉपिंग कर लो, और इस वक्त लैला, रूह और मासूमा शोनो समेत शॉपिंग पर गई हुई थी। लैला ने शादी का ड्रेस रूह की मर्ज़ी से लिया, जबकि वलीमे का ड्रेस उसने मासूमा की मर्ज़ी से लिया था। मेहंदी का लहंगा उसने खुद पसंद किया था। वो रूह को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही थी। शायद वो यारम के लिए उसकी मोहब्बत देख चुकी थी, या फिर हिजर की वजह से, लेकिन सच यही था कि अब लैला के लिए रूह बहुत ख़ास हो चुकी थी। अब तो लैला रूह की अच्छी दोस्त बन चुकी थी, जबकि शोनो की वजह से मासूमा भी रूह के करीब आ चुकी थी। अब रूह ने इन सब को कबूल कर लिया था। वो जानती थी वो यारम से दूर नहीं जा सकती। वो चाहे या ना चाहे उसे कबूल करना होगा। तो फिर वो कब तक यारम को इस बात की सज़ा देती रहती। रूह यार, तुम ये साड़ी क्यों नहीं लेती? तुम पर बहुत सूट करेगी। लैला ने कहा। नहीं यार, मैं ये नहीं पहन सकती, बहुत अजीब सी है, और तो और इसके तो स्लीव्स भी नहीं है। यारम को ऐसा लिबास पसंद नहीं, रूह ने मुंह बनाकर कहा। लैला ने उसे फोर्स ना किया, लेकिन फिर भी उसकी सारी शॉपिंग अपनी मर्जी से की, क्योंकि रूह को अपना होश कहाँ था। वो तो यारम, हिजर और शार्फ की शॉपिंग करने में मसरूफ़ हो चुकी थी, जो घर पे बाकी काम संभाल रहे थे। हद है यार, हमें काम पर लगा के खुद मज़े मारने चली गई हैं। मजाल है जो हमारे लिए एक भी चीज़ हो ली होगी उन्होंने। सब अपनी अपनी चीज़ें खरीदने में मसरूफ़ हो गई होंगी, और तो और वो मासूमा, उसे तो बहाना चाहिए शॉपिंग करने का। हाय, मुझे जलाने के लिए सारे रंग पहनेगी अब देखना। शार्फ ने आ भर कर कहा। वो क्या होता है? चोली, घाघरा, लहंगा, लंबे लंबे दुपट्टे, वो लंबी लंबी सैंडल,
और फिर वो कान को चीरने वाले झुमके, मजाल है जो हमारा ख्याल आ जाए। यार इतना क्यों परेशान हो रहे हो? अगर तुम्हें चोली घाघरा, लंबे इयररिंग्स और सैंडल पहननी है तो मैं तुम्हें ले देता हूँ। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मेरी शादी का तोहफा, हिजर ने मासूमियत से कहा। हाँ भाई, क्यों नहीं, सब कुछ ले दे, लेकिन अगर तू मुझे शादी का तोहफा देना चाहता है तो मेरी शादी करा दे, ताकि वो सब कुछ पहन भी सके। तुम दोनों यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? लाइटिंग लगा दी तुमने बाहर? उसने कमरे में आकर हिजर से पूछा। नहीं यार, बस अभी लगाने वाला हूँ, हिजर ने उठते हुए कहा। यार जल्दी करो, क्यों मेरी जान अजाब में डालने वाले हो? रूह हर 2-3 मिनट के बाद फ़ोन करके पूछ रही है। प्लीज़ यार उठो, अगर वो काम हुए बगैर पहुँच आई तो फिर छोड़ेगी नहीं। यारम ने मस्कीन सी शक्ल बनाकर कहा तो दोनों को हंसी आ गई। दुबई का डॉन अपनी बीवी से डरता है? यार ये खबर तो सुबह के न्यूज़पेपर में आनी चाहिए, हिजर ने शार्प के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। बेटा जल्दी काम ख़त्म करो, वरना इस खबर का तो पता नहीं, ये खबर ज़रूर आएगी कि दुबई का डॉन अपनी बीवी के हाथों बेरहमी से मारा गया। यारम ने उनकी सुस्ती देखकर कहा तो वो दोनों हंसते हुए बाहर निकले। चल शार्प बेटा, ऊपर चढ़ जा। मैं तो नहीं चढ़ने वाला यार, मेरी कल शादी है, ये ना हो शादी से पहले मेरा हाथ पैर टूट जाए। लैला ने तो एक लम्हा नहीं लगाना कबूल नहीं है कहने में, हिजर ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। यार क्या लड़के वाले की तरफ हो, लेकिन लड़की वालों का सारा काम तो मुझे करना पड़ रहा है, शार्फ ने कहा। अबे तू सिर्फ लड़के वाला है, मैं लड़का हूँ, मुझे इतना काम करना पड़ रहा है, मेरा सोच, हिजर ने कहा तो शार्फ हंसने लगा। वो वापस आए तो रूह के मुताबिक सारा काम हो चुका था। लड़कों ने बहुत मेहनत की थी, आज वो सारे ही तारीफ के काबिल थे, लेकिन लड़कियों का इरादा उनकी तारीफ करके सर चढ़ाने का बिल्कुल ना था। कल मेहंदी की रस्म में बहुत काम थे, जबकि इन लोगों का रात देर तक बैठकर एंजॉय करने का इरादा था। रूह तो लड़के वाली की तरफ से थी, उसने तो ढोलकी बंदोबस्त करके रखी थी, इसलिए आज रात वो खूब देर तक एंजॉय करने का इरादा रखते थे। एक तरफ हिजर तो दूसरी तरफ लैला थी। हिजर को इस तरफ आने की इजाज़त ना थी तो लैला को भी उस तरफ जाने की इजाज़त ना थी। इस वक्त रूह और शार्फ बैठे गाने गा रहे थे और बीच में लोगों ने हिजर को बिठाया हुआ था। दूसरे कमरे में यारम बड़े आराम से कुर्सी पर बैठा था, जबकि मासूमा ज़मीन पर बैठी लैला को शॉपिंग दिखा रही थी। लड़कियों क्या लड़की वाले की तरफ से कोई रस्म नहीं होती? इस तरह खामोशी से क्यों बैठी हो? कुछ हल्ला गुल्ला करो। लड़कियों की शादी इतनी बोरिंग होती है क्या? यारम ने कहा। ये सारी चीज़ें तो अक्सर देखती रहती हो, शादी एक ही बार होनी है, उनकी तरफ कोई गाने वगैरह गाओ। देखो बाहर तक आवाज़ आ रही है, किस तरह से चिल्ला चढ़ा के गाने गा रहे हैं, ऊपर से कितने बुरे सॉन्ग्स हैं ये। जोल, अगर तुम इतने ही अच्छे सिंगर हो तो तुम गा लो, वैसे भी यहाँ पर चलने से बेहतर है कि हम भी कुछ कर लें। जब तो मेरी टीम में आए थे ना, तभी मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि मेरी शादी बोरिंग होने वाली है। लैला ने उसे देखते हुए कहा। मतलब तुम्हें लगता है मैं इन लोगों की तरह गाने नहीं गा सकता? यारम ने कहा। क्या तुम गा सकते हो? लैला ने पूछा। उनसे बेहतर, यारम ने जवाब दिया और उनकी सारी चीज़ें एक साइड लगाने लगा। मसूमा जल्दी से ढोलकी ले आई। दरवाज़ा पूरा खोल दो, हमारी आवाज़ वहाँ तक जानी चाहिए, यारम ने कहा और फिर उन्हीं की तरह ऊंची आवाज़ में गाना शुरू करने लगा। लैला ने मुंह खोलकर उसकी तरफ देखा, उसे उम्मीद ना थी यारम इतना अच्छा गा लेता है। यारम ने एक गाना गाया। यारम ने जैसे ही गाना शुरू किया, पार कमरे में आवाज़ पहुंच चुकी थी। वाह, ये कौन गा रहा है? सबसे पहले रूह बोली जब उसको ये आवाज़ गई। खुद से भी ज़्यादा तुझे करता हूँ प्यार। उनकी टीम में तो बस एक ही लड़का है, यारम, और कौन होगा? मासूमा ने अच्छे गाने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन यारम क्या? मेरे यारम में इतना अच्छा गाते हैं। रूह दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखे मासूमियत से बोली। हाँ, वो कॉलेज में भी बहुत अच्छा था, हिजर ने कहा। हाउ स्वीट, मैं सुन के आती हूँ। रूह फ़ौरन वहाँ से उठी और उनके दरवाजे की तरफ आई। लगता है डर तो छोड़ न जाए, जाए तो जान संग ले जाए, दिल की धड़कन, आंखों का दीदार, खुद से भी ज़्यादा तुझे करता हूँ प्यार। यारम अपनी खूबसूरत आवाज़ में अपने जज्बात का इजहार कर रहा था, जबकि दरवाजे पर रूह खड़ी आवाज़ के सैर में पूरी तरह से रफ्तार बस ऐसे ही देखे जा रही थी। जब यारम की बेख्तियार नज़र सामने दरवाजे पर पड़ी और अपनी जान को सामने देख कर बेसाख्ता उसके डिम्पल नुमाया हुए। सुन सोनिया सॉन्ग दिलदार, खुद से भी ज़्यादा तुझे करते हैं प्यार। यारम गाते गाते उठा, दरवाजे के पास आया और रूह का हाथ थाम कर उसे करीब किया। वो इसे अपने साथ लगाता आहिस्ता आहिस्ता मूव करने लगा।
अपना जहान सबसे जुदा हम बनाएंगे, प्यारी सी खुशियाँ चुनकर दुनिया से लाएंगे, इतना तो कर मुझ पे एतबार, खुद से भी ज़्यादा तुझे करता हूँ प्यार। जबकि हिजर और शार्फ को उसकी तरफ आता देखकर मासूमा ने जल्दी से लैला का घूंघट खींचा। रू, आज तो इनकलाब हो गया, यारम सर ने तुम्हारे लिए गाना गाया। अब तो तुम्हें भी अपनी मोहब्बत का इजहार करना पड़ेगा। मासूमा के कहने की देर थी कि साथ साथ सबने तालियां बजाना शुरू कर दी। रूह ने एक नज़र सबकी तरफ देखा। जब यारम ने उसका चेहरा थामा और उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया, फिर आंखों से इशारा किया। तेरी परछाई से दूर कैसे जाऊंगी, तुझ में बसी हूँ मैं, तुझ में खो जाऊंगी। मेरी पलकों पे तेरा इजहार, खुद से भी ज़्यादा तुझे करती हूँ प्यार। सुन सोनिया सुन दिलदार, बस खुद से भी ज़्यादा तुझे करती हूँ प्यार। वो गाते गाते उसके सीने पर सर रख गई। खुदा की अनायत है हमें जो मिलाया है, दिया प्यार वाला ये दिल में जलाया है तो सांसों में आंखों में मेरे यार, खुद से भी ज़्यादा तुझे करते हैं प्यार। उसको शर्माया हुआ देखकर यारम उसे मज़ीद अपने करीब करने लगा, जिस पे सब ने दबी दबी हंसी हंसी। जबकि हिजर तो बस नज़रें बचा के लाला को देखने की कोशिश कर रहा था और मासूमा उसे हिजर की नज़रों से बचाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। चलो लड़के वालों, वापस चलो अब। शार्फ जो उन्हें इस कदर करीब देखकर उन्हें याद दिलाने की कोशिश करने लगा कि वो दोनों मुखालफ पार्टी हैं। और फिर जब रूह को जैसे ही याद आया कि वो दोनों मुखालफ पार्टी हैं, जल्दी से यारम की बाहों से अपने हाथ खींचे और शर्माते हुए हिजर का हाथ थामा, जो अभी तक लैला को देखने की कोशिश में लगा हुआ था, बाहर निकल गई। वापस आने के बाद भी न जाने कितनी देर यारम की आवाज़ में खोई रही। हाय मैं सदके, मेरे यारम तो सिंगर हैं, वो खोए हुए अंदाज में बोली। हिजर और शार्फ ने उसे देखा, अपनी बातों में मसरूफ़ थे वो। ओए लड़की, तुम तो अपने मियाँ की आवाज़ से बाहर नहीं निकल रही, वो मुखालिफ पार्टी है। शार्फ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ तो वो मुझे पता है, लेकिन यारम की आवाज़ अल्लाह किसी की नज़र ना लगे। वो फिर से बोली। तुम ऐसा करो, इसकी पार्टी में चली जाओ, गद्दार कहेंगी। शार्फ बोला। घूरो मत मुझे, जिस तरह से तुम उसकी आवाज़ पर मरी जा रही हो ना, रूह में ये कह सकता हूँ। आज उन्होंने हमसे बेहतर गाना गाया, कल न जाने क्या करेंगे। रूह, हम लड़के वाले हैं, लड़के वाले हमेशा लड़की वाले से बेहतर और ज़्यादा हुल्ला गुला करते हैं, शार्फ ने समझाया। हाँ शार्फ, लेकिन हमारी रूह ने बहुत अच्छा गाया है, हमारी रूह ने भी अच्छा मुकाबला किया है, मुखालिफ पार्टी का हिजर ने कहा। एक मिनट, हम शादी कर रहे हैं या जंग? ये मुकाबला, मुखालिफ पार्टी, ये सब कुछ क्या है? रू ने परेशानी से कहा। जहाँ शादी की तकरीबात में मैदानी जंग छिड़ गई हो, लड़की कभी किसी की शादी पर नहीं गई क्या? शार्फ ने अपने माथे पे हाथ रखते हुए कहा। रू, ये एक किस्म का वार है, लड़के वाले कभी लड़की वालों को अपने से बेहतर नहीं होने देते, वरना लड़के को हमेशा लड़की की गुलामी में ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, शार्फ ने समझाया। लेकिन शार्फ भाई, हिजर भाई ने तो वैसे भी लैला का गुलाम बन के ही रहना है। देखा नहीं था आपने कैसे देख रहे थे लैला की तरफ छुपकर? रूह ने हिजर की चोरी पकड़ते हुए कहा। मतलब हमारा सबसे मजबूत हथियार ही कमज़ोर है, शार्फ ने कहा। यार वो इतनी प्यारी लग रही थी, हिजर ने अपनी गलती कबूल की। तुम ठीक कह रहे हो रूह, इसकी हरकतें ही गुलाम वाली हैं, शार्फ ने कहा। वही तो, इस मुकाबले का रिजल्ट ही फेल है, हम सब मिलकर इस शादी इंजॉय करते हैं, छोड़ें यह मुकाबला वगैरह, रूह ने कहा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रूह, हमें तो रस्में भी साथ ही करनी चाहिए। ये क्या बात हुई, इतनी दूर बैठी है वो और मैं यहाँ, हिजर ने उदासी से कहा। हिजर भाई, मुकाबला ना होने की सूरत में भी रस्म अलग अलग ही होगी, रूह ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा। सुबह यारम उससे नाराज़गी जाहिर कर रहा था। दिन में उसने कहा कि वो रूह रात में उससे मनाए गए तो वो राज़ी होगा, जबकि वो नाराज़गी उसने किसी पर जाहिर ना होने दी। कमरे में शोनो को लेकर जाते हुए उसे अचानक ही यारम का ख्याल आया। कल शोनो की वजह से यारम उससे नाराज़ हुआ था। उसने शोनो को मासूमा के पास छोड़ा, जिसने खुशी खुशी शोनो को रख लिया। अब उसका कमरे में जाने का इरादा था। पता नहीं वो उससे नाराज़ था या नहीं, लेकिन फ़िलहाल रूह उसी के पास जाना चाहती थी। वो कमरे में आई तो कमरे की लाइट ऑफ थी। यारम सो गए क्या, वो कहते हुए आगे बढ़ी। यारम सो गए क्या, उसने फिर कहा। जब किसी ने अचानक उसे अपनी बाहों में लिया, उसे अभी तो मेरी प्यारी सी बीवी ने मुझे मनाया तक नहीं। यारम ने झुककर उसके गालों को छुआ और अब बताओ डार्लिंग, कैसे मनाओगी मुझे? रूह ने अगले ही लम्हे उसके गले में बाहें डाली। आप बताएं कितने नाराज़ हैं, उसी हिसाब से मनाऊंगी, रूह ने कहा। बहुत बहुत ज़्यादा, यारम उसकी छोटी सी नाक छू कर बोला। बहुत बहुत ज़्यादा नाराज़, मतलब आसानी से नहीं मानने वाले, रूह ने कहा। बिल्कुल नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मेरी छोटी सी जान को, यारम ने कहा।
फिर तो नहीं मनाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी इतना ज़्यादा रूठे हुए इंसान को नहीं मनाया। यारम ने एक झटका देकर उसे अपने ऊपर किया। ट्राई तो करो, मैं जल्दी मान जाऊंगा। आंखें बंद करें, रू ने कहा। किस करोगी, यारम ने पूछा। उफ गंदे, बंद तो करें पहले, रू ने कहा। बेबी, इस अंधेरे में तुम्हारी घुर्रियाँ महसूस कर सकता हूँ, लेकिन कौन सा किस करते हुए तुम मुझे नज़र आओगी, यारम शरारती अंदाज में बोला। लेकिन कमरे में इतना अंधेरा भी नहीं था कि यारम को नज़र ना आए। बाहर लगी लाइटिंग की वजह से अंदर कभी लाइट ऑन तो कभी ऑफ हो रही थी। लेकिन फिर भी तुम कहती हो तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। यारम का इरादा आज पक्का उससे किस लेने का था। रू ने आहिस्तगी से अपना आप उसकी बाहों से छुड़ाया और उसके दिल के मुकाम पर लब रखे। फिर वही अपना कान रख कर लेट गई। आपको पता है, मुझे ये जगह बहुत पसंद है, और ये आवाज़ यारम को पता है। मुझे लगता है आप हर धड़कन के साथ मेरा नाम पुकार रहे हैं। ऐसा लगता है आप अपनी हर सांस के साथ मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं आपसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन मैं गलत थी। लगता था मुझे, यारम मैं तो आपके बगैर रह नहीं सकती, इसलिए सारम के हाथों तलाक के कागजात मंगवाए थे तुमने, यारम ने कहा। नहीं यारम, वो पेपर मैंने नहीं मंगवाए थे, सारम भाई खुद लेके आए थे। वो कल मेहंदी पर आएंगे ना, आप खुद उनसे पूछ लीजिएगा। वो कागज़ आज सारम खुद लेके आए थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो ऐसा करने वाले हैं, रू ने कहा। तो यारम को एक अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रू को इतनी बड़ी सज़ा दी, वो सज़ा जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन उस वक्त वो रू का मूड ख़राब नहीं करना चाहता था। वो तो ठीक है बेबी, लेकिन मैं किस फिर भी लूँगा, यारम ने मासूमियत से कहा। और अगर मैं ना दूँ तो, रू ने कहा। मुझे लेना आता है, बेहतर है तुम खुद कर दो। शर्म खया एक तरफ रखो और मुझे किस करो रू, वरना फिर बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। बाद में मैं एक किस पर तो हरगिज़ नहीं टलने वाला। अब क्या एक किस पर टल जाएंगे, रू ने कहा। नहीं, लेकिन अगर तुम खुद एक किस दोगी तो तुम्हें ज़्यादा पछताना ना पड़ेगा, यारम। रू ने कुछ कहना चाहा। तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, वो लड़की। रूह यारम ने उसे अपने करीब खींचा और रूह की कमर पर हाथ डाला। रूह ने फिर से कुछ कहने की कोशिश की। रूह, आई एम वेटिंग, यारम ने कहा। यारम, आपको पता है, मुझे सब कुछ पता है। रूह, अब किस मी, यारम ने उसकी बात काटी। ओके, मैंने आंखें बंद कर ली, यारम ने बात ख़त्म करते हुए कहा। यारम की आंखें बंद थी। रूह ने आखिर हार मानकर यारम के होंठ अपने लब पे रखे और उसके सीने में चेहरा छुपा गई। कमरे में यारम का कहका गुंजा। आज तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है। यारम ने उसके सर के बालों को अपने हाथ में लिए हुए थे, तो रूह ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। हाँ, कहाँ है तुम्हारा बेबी, तुम्हारा पाला शोनू। यारम ने उसकी नकल उतारी। वो मासूमा के पास है। वो उसे मासूमा की आदत हो गई है, पसंद करता है उसे बहुत। वो भी उसे मेरी तरफ बहुत प्यार करती है। रूह ने सर वापस उसके सीने पर रखा, जबकि उसकी बातें फिर से शुरू हो चुकी थी। इतने दिनों से यारम ने उसकी ये बातें नहीं सुनी थी। कितना मिस करता था वो अपनी पुरानी रूह को। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो रहा था। यारम बहुत खुश था। मासूमा किचन में पानी लेने आई। तवाक से शार्फ भी उस वक्त पानी लेने गया। तुम मेरे पीछे आए हो, मासूमा ने उसे कहा, और इसके साथ दोस्त की तरह रहना चाहती थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो उसके साथ उतनी रूड हो जाती। इस वक्त भी वो उससे बहुत रूडली बात कर रही थी, जो कि शार्फ को बहुत तपा गई थी। और तुम हूर हो तुम, या आसमान से उतरी कोई परी हो जिसके पीछे आधी रात को किचन में आऊँगा। मासूमा का लहजा उसे बिल्कुल पसंद ना आया था, इसलिए इसकी तरफ तलख लहजे में बोला। तुम्हें पता है मासूमा, तुम्हारा मसला क्या है। तुम अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। तुम अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ बैठी थी, लेकिन बाद में तुम्हें पता चला कि तुम नहीं हो। तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे प्यार में मर जा रहा हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब कुछ हमारा प्लान था। तुम सारों को पसंद करने लगी, लेकिन वो तुम्हें धोखा दे रहा था, और तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तुम्हें लगता है कि मैं तन्हाई में तुम्हारा मजाक उड़ाता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मासूमा। मैं तो अपनी हार को कबूल नहीं कर पाया। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से कायल कर लूँगा। मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो शायद तुम भी मुझे चाहने लगो। तुम उस दिन से मुझसे नाराज़ हो। उस दिन के बाद तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही, और अगर कभी तुमने मुझसे बात की है तो इतने रूडली। तुम मेरे जज्बात के साथ खेलने की कोशिश कर रही थी। मैं नहीं, सारम तुम्हें धोखा दे रहा था।
और मुझे अपना निशाना बना रहा था। मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। तुमसे रूठ मुझे होना चाहिए, नाराज़ मुझे होना चाहिए, नखरे मुझे दिखाने चाहिए, लेकिन न जाने तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। ये सच है मासूमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझे पहले दिन से अच्छी लगती हो। मैं तुम्हारे सामने हमेशा से अपने जज्बात का इजहार कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो। तुम एक बार तो खुद को मेरी जगह पर रख के सोचो। अगर मेरी जगह तुम होती और मैं तुम्हारे जज्बात के साथ ऐसे खेलता तो क्या करती तुम। कभी ज़िंदगी में मुझसे मुंह लगाना पसंद करती। क्या फिर भी इस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही होती। नहीं, तुम तो अपनी गलती पर मुझसे नाराज़ हो गई हो। तुम खुद गलती करके सज़ा मुझे दे सकती हो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी अपना फ़ैसला सुना दो ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। शार्प न जाने कब का जा चुका था, जबकि मासूमा कितनी देर सोचती रही। क्या वो सच में अपनी गलतियों की सज़ा उसे दे रही थी? क्या जो कुछ हुआ उसमें गलती सिर्फ़ उसकी अपनी थी? अभी लैला को लाकर स्टेज पर बिठाया गया था। मेहंदी की रस्म बस शुरू होने वाली थी। सब बेफ़िक्र होकर बैठे थे जब अचानक सारम के आने से परेशान हो गए। यहाँ इसे किसने बुलाया है? कोई भी आज के दिन अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता था, लेकिन सारम को देखकर सबका मुंह बन गया था। जितना बुरा तुमने किया है सारम, उसके बाद तो शायद मैं तुम्हारी कभी शक्ल भी ना देखना चाहता, लेकिन क्या है कि तुम हमारे जानने वालों में से हो। उसने दोस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए तुम्हें इस शादी पे बुलाया। यारम ने उसे वेलकम किया, जबकि मायरा और उर्वा को हिजर ने खुद स्पेशली इनवाइट किया था। रस्म शुरू होने वाली थी। हिजर को लैला के साथ बिठाया गया तो वो उससे घूरने लगी। घूरो मत, आज हमारी रस्म एक साथ होगी। वैसे भी ये शादी है, कोई मैदान जंग नहीं जहां हम लड़ते लड़ते शादी करेंगे। ऐसा मेरी गुड़िया का कहना है। अब आराम से बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे घूरने से भी हमारी रस्म अदा एक साथ होगी। वो थोड़ा सा मज़ीद उसके करीब हुआ। हिजर ज़रा पीछे होकर बैठ जाओ, मेरी गोद में बैठना है क्या? लैला ने कहा। मुझे इतराज़ नहीं है, अगर जगह कम पड़ गई तो वहीं बैठ जाऊंगा, हिजर ने कहा। सारी शादी का मज़ा ख़राब कर दिया तुमने, लैला ने कहा। वो जो हिजर की बेचैनी को एंजॉय कर रही थी, हिजर का छुप छुप कर उनके कमरे तक आना, छुप छुप कर उसे देखना, उससे बात करने के बहाने ढूंढना, लैला को बहुत मज़ा आ रहा था। और आज भी वो ये सब कुछ एंजॉय करना चाहती थी कि वो उसके साथ आकर बैठ गया। रस्म शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले उर्वा और सारम ने उसको मेहंदी लगाई। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे हमेशा। उर्वा मुस्कुराते हुए लैला से मिली। अपने लिए अपने जैसी ढूंढी है, अच्छा किया। कम अज़ कम तुम तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहे। सारम ने हिजर को मेहंदी लगाते हुए धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन हिजर जवाब में कुछ नहीं बोला। इस वक्त अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता था। अब यारम और रूह की बारी थी। सबसे पहले क्या लगाते हैं? यारम ने पूछा। ओहो यारम, आपको तो कुछ भी पता नहीं। ये तेल वाली प्याली उठाएं और तेल हिजर भाई के सर पे लगाएं। रूह ने तरीका बताया। यारम ने प्याला उठाया और उसके बाद जो हरकत यारम ने की वो लैला के साथ सबके कह के बुलंद हो गए। यारम ने पूरा का पूरा प्याला हिजर के सर पर अंडेल दिया। क्या हुआ, तुम लोग अब हंस क्यों रहे हो? मैंने ठीक किया ना? यारम ने मासूमियत से पूछा। यारम के बच्चे, ज़रा सा तेल लगाने को कहा था, तूने तो पूरा अंडेल दिया। पक्का हिजर दूल्हा बनकर काला कलोटा लगेगा। बेटा तेरी ये शादी तो बर्बाद हो गई, शार्फ ने कहका लगाया। आप मेहंदी लगानी है? यारम ने अनजान बनते पूछा। कुछ नहीं लगाना मेरे भाई, तूने जितना लगा दिया बहुत है तेरा। आज का कोटा पूरा हो गया। हिजर ने उसके सामने हाथ बांधते हुए, अब वो न जाने उसके साथ क्या करने वाला था। ओके फ़ाइन, मैं तो सिर्फ रस्म अदा कर रहा था, यारम ने मासूमियत से कहा, लेकिन वो इतना मासूम था नहीं कि कोई उसकी बातों में आ जाता। वो हंसते हुए उनके करीब से उठा, मेरे प्यारे भाई को तेल से नहला दिया। रूह टॉवल से उसका सर और मुंह साफ करने लगी। मेरी बारी। शार्फ ने अब शोर मचाया। मेरी बारी। हाँ, अब आपकी बारी, रूह ने मुस्कुराकर कहा तो वो भागते हुए आगे आया और हिजर के साथ बैठ गया। मासूमा तुम भी बैठ जाओ, रस्म कर लो, बाद में अकेली रह जाओगी, यारम ने कहा तो शार्फ मुस्कुराया, जबकि उसके इस तरह से मुस्कुराने पर न जाने क्यों मासूमा को शर्म आने लगी। चलो मासूमा, यारम ने फिर से कहा तो मासूमा छोटे छोटे कदम उठाती आकर दूसरी साइड बैठी और रस्म अदा करने लगी। मासूमा ने एक नज़र उठा के सामने खड़े सारम की तरफ देखा। न जाने क्यों आज ये शख्स उसे बिल्कुल अच्छा ना लगा था। आज उसके मुकाबले में शार्फ उसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि शार्फ दोगला इंसान नहीं था। वो जो दिल में रखता था वही ज़ुबान पर रखता था। वो उससे सच्ची मोहब्बत करता था, सारम की तरह उसे धोखा नहीं दे रहा था। सारम के साथ खड़ी उर्वा एक मुकम्मल कपल थी।
मसूमा को अपने आप पर गुस्सा आया। अगर यह सब कुछ सच होता तो वो उर्वा का घर बर्बाद कर देती। उसने जल्दी से नज़रें फेर कर शार्फ की तरफ देखा जो उसी को देख रहा था। मसूमा ने सारी सोचें जहन से झटक कर रस्म अदा की, फिर मुस्कुरा कर शार्फ को देखा जो उसकी नकल करके रस्म अदा कर रहा था। कॉपी कट, वो बड़बड़ा रही थी तो शार्फ भी उठ गया। रस्म अदा करके सारम उर्वा को लेकर चला गया, जबकि वो सब अब बैठ कर बातें कर रहे थे। लैला का पर्दा ख़त्म हो चुका था क्योंकि रस्में साथ हो रही थी जिस पर उसका मुंह बना हुआ था। लैला यार मूड तो ठीक करो, हम एक ही घर में रह कर छुप तो नहीं सकते। हिजर ने समझाने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं, निकाह के वक्त दिखाना था हमने एक दूसरे को, लेकिन तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया। अब मुझसे बात मत करो, वो गुस्से से बोली। लेकिन तुम्हें दुख किस बात का है? रस्म से पहले हिजर ने तुम्हें देख लिया, शार्फ ने शरारत से पूछा। मेरा मतलब है हिजर को अपने आगे पीछे लगे देख कर तुम काफ़ी इंजॉय कर रही थी। ये तो तुम्हें देखने के लिए मरा जा रहा था। मुझे पता है यही रीज़न है तुम्हारा मूड ऑफ होने का। अभी तुम्हारा इरादा तुम्हारे दूल्हे को मज़ीद तंग करने का था, जो फेल हो चुका है, जिसकी वजह से तुम्हारा मूड ऑफ है। शार्फ ने कहा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लैला ने कहा। हाँ, जैसे हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं, लेकिन अगर तुम कहती हो तो हम मान लेते हैं, शार्फ ने कहा। सब मिले हुए हैं तुम। लगता है दुल्हन वाली मैं सिर्फ अकेली हूँ, तुम सब तो एक साथ हो। सुबह मैं अकेली बैठूंगी और तुम सब बारात लेके आओगी, देख लेना तुम, लैला ने मुंह बजुर कर कहा। नहीं लैला, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मसूमा झट से उसके गले में बाहें डालकर बोली। और मैं भी देखना हम इन लड़के वालों की कैसे बैंड बजाते हैं। यारम उसके दूसरी तरफ आकर बैठते हुए बोला। सब लोग सोने के लिए जा चुके थे, जबकि रूह एक नज़र सारे इंतज़ामात पर डाल रही थी क्योंकि कल निकाह था और वो नहीं चाहती थी कि कल भी गड़बड़ हो। जब उसने बाहर अकेले खड़ी हिजर को देखा, और दूल्हा मियाँ सो जाएं वरना सुबह रूप नहीं चढ़ेगा, वह शरारत से कहती उसके करीब आकर खड़ी हुई, जबकि हिजर को परेशान देखकर सीरियस हो गई। क्या हुआ हिजर भाई, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं, बस अपनी फैमिली को याद कर रहा था, हिजर ने कहा। आपकी फैमिली कहाँ है? आपकी फैमिली, रूह ने पूछा। तुम हो मेरी फैमिली, हिजर ने मुस्कुरा कर कहा तो वो भी मुस्कुराई। मैं तो हूँ ही हिजर भाई, लेकिन मेरे अलावा और कौन कौन है ये बताएं, वो पूछने लगी। मेरी फैमिली में अब कोई नहीं है रूह, मेरे माँ बाप तो मेरे बचपन में इंतकाल कर गए थे। हम 2 बहन भाई थे। मेरे चचा ने मेरी बहन की शादी ऐसे शख्स के साथ कर दी जो पहले से शादीशुदा था, और मुझे भी मेरी बहन के साथ भेज दिया था कि बाद में जायदाद में हमें कोई हिस्सा ना देना पड़े। वो आदमी दिन रात मेरी बहन को मारता पीटता। मैं उस वक्त बच्चा था, रूह कुछ नहीं कर सकता था। मैं इतना बेबस कि मैं अपनी बहन को मार खाते देखकर सिर्फ रो सकता था। उम्र कम और वक्त पे इलाज ना होने की वजह से मेरी बहन के यहाँ बच्चा होते ही वो मर गई, और फिर मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं भाग कर यहाँ आ गया, हिजर ने कहा। तो फिर उस बच्चे का क्या हुआ भाई, वो पूछने लगी, जबकि उसके जवाब में हिजर कुछ भी नहीं बोल रहा। वो चाह कर भी उसे नहीं बता पाया था कि वो बच्चा रूह है और कोई नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, यारम अचानक उसके पीछे से बोला। मैं हिजर भाई से बातें कर रही थी। दूल्हे मियाँ तुम भी सो जाओ, बाकी बातें बाद में कर लेना। शायद वो उसकी आंखें पड़ चुका था, तभी उसके कंधे पर हाथ रखा दिलासा देते हुए अंदाज में बोला और रूह को अंदर ले गया। जबकि हिजर कितनी ही देर वहीं खड़ा, उसे आज भी वो दिन याद था जब उसकी बहन बिस्तर पर सिसक सिसक कर मर गई और उस शख्स के कान में जूं तक ना रेंगी। वो क्यों इतना बेबस था कि उसे बचा नहीं पाया? वो शख्स उसे अपनी पहली बीवी के घर लेके गया था, जो उसे दिन रात मारती पीटती थी, खाना ना देती, नौकरों की तरह दिन रात काम करवाती थी, और शाम के साए गहरे होते हैं उसे घर से बाहर बिठा देती। वो सारी रात सर्दी में रोती तड़पता, बस एक बार रूह से मिलने की ख्वाहिश करता है, लेकिन वो जालिम औरत उसे रूह के पास भी ना भटकने देती। फिर उसने एक दिन सोचा क्यों ना वो यहाँ से कहीं दूर चला जाए, पैसे कमाए और फिर रूह को अपने साथ लेकर एक अलग घर बनाए। लेकिन यहाँ आने के बाद उसने पैसे तो कमा लिए, लेकिन अपनी रूह के सामने नज़र उठाकर जीने के काबिल ना रहा। वो कैसे उसे कहता था कि वो एक कातिल है? हाँ, वो रूह को कभी ये बात नहीं बता सकता था कि उसका मामू एक कातिल है। बेशक उसने कभी किसी मासूम की जान नहीं ली थी, किसी बेगुनाह को अपना निशाना नहीं बनाया था, लेकिन कानून की नज़रों में वो एक कातिल था और रूह की नज़रों में ख़ुद को कातिल नहीं देख सकता था। यारम ने शादी के तोहफे में हिजर बहुत खूबसूरत फ्लैट दिया था हिजर को, जिसमें शादी के बाद लैला और हिजर रहने वाले थे। हिजर की बारात वहीं से चली थी, जबकि ये लैला को यारम के घर से रुखसत करने वाले थे। बारात के आते ही मसूमा ने एक अच्छी बहन होने का फ़र्ज़ निभाते हुए उन्हें वेलकम किया।
सारम और उर्वा उनकी छोटी सी बारात भी शामिल थे। रुकिया हिजर भाई, आप इस तरह से अंदर नहीं आ सकते, अभी तो हमने दूध पिलाई की रस्म करनी है। मासूमा को इसे ऐसे अंदर ले जाते देखकर रूह मैदान में आई। अरे हाँ, वो तो मैं भूल गई, दूध पिलाई की रस्म भी तो होनी है। मासूमा ने सर पे हाथ मारते हुए किचन की तरफ दौड़ लगाई और फ़ौरन दूध लेके आई। हिजर भाई, रस्म कुछ यूँ है कि पहले आपको अपनी जेब हल्की करनी पड़ेगी, इस थाली में पैसे रखने होंगे, फिर ये दूध का गिलास आपका होगा। रूह ने रस्म बताई। रूह, तुम हमारे साइड पर हो, शार्फ ने याद दिलाया, जिसे रूह ने इग्नोर किया। मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगी रूह, मुझे ये दूध नहीं चाहिए, हिजर ने कहा। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए, दूध तो आपको पीना पड़ेगा। रूह ने फ़ौरन गिलास उठाकर उसके लबों पर लगाया। हिजर को ला कर हाल में बिठाया गया जहाँ मौलवी और गवाह बैठे थे। उनके आने के फ़ौरन बाद ही निकाह शुरू किया गया। लैला को पर्दे के पीछे रखा गया था, जिसकी वजह से वो उसे देख नहीं पाया। पर्दे के पीछे से भी वो अंदाज़ा लगा सकता था कि वो ब्राइडल ड्रेस में नहीं है। उसने बहुत हल्के काम वाला ड्रेस पहना था, जो बहुत मिन्नतें करने के बाद रूह उसके लिए लाई थी, क्योंकि शादी वाले लहंगे में तो उससे चला नहीं जा रहा था। जिसको मद्देनज़र रखते हुए आखिर रूह उसके लिए एक सिंपल ड्रेस लाने के लिए राज़ी होगी, लेकिन वो इतना भी सिंपल ना था, लेकिन वो इतना भी हैवी नहीं था कि लैला पहन ना सके। निकाह की रस्म बहुत सादगी से की गई और फिर उस रस्म के बाद लैला को बाहर स्टेज पर बिठाया गया। और यहाँ भी हिजर जानता था कि उसकी जेब में कुछ नहीं बचेगा। दूल्हा होना भी एक तरह का अजाब है। उसने लैला की तरफ एक तरफ रूह और दूसरी तरफ मासूमा को बैठते हुए देखा। और अब आप पर भी ये अजाब नाजिल हो चुका है, चलें अपनी जेब ढीली करें, वरना आपको यहाँ नहीं बैठने देंगे हम। मासूमा ने कहा। हम एक पैसा नहीं देंगे, फ़ौरन उठो वहाँ से, यारम अब हिजर की टीम में आकर बोला। अरे ये क्या बात हुई, ऐसे नहीं होता, ये रस्म है, चलें फ़ौरन निकालें पैसे, वरना हम अपनी दुल्हन नहीं देंगे। रूह ने कहा। तुम अपनी दुल्हन रखो अपने पास, हमें नहीं चाहिए। यारम मुकम्मल लड़ाई के मूड में उतर आया, जिस पर हिजर परेशान हो गया। इसका बात चले तो बारात ही वापस ले जाए। तुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी दुल्हन चाहिए। ये लो। हिजर ने फ़ौरन अपनी जेब से गड्डी नोटों के निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाई, जो उन दोनों ने खुशी खुशी थाम ली। रूह खाने पीने का इंतज़ाम करने लगी। जब सारम उठकर उसके पीछे गया, यारम ने इस तरह से जाते हुए देख लिया था उसे। वो जा रहा था जब अचानक किसी ने उसे ज़ोरदार धक्का मारकर पीछे की तरफ घसीटा था। तुम सीधी तरह से क्यों नहीं मानते? तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती? सारम, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुम्हारी वजह से, इन हाथों से मैंने अपनी रूह को तकलीफ़ दी। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे इंतलाक के कागजात की वजह से, जो तुम लेके आए थे, जिसकी सज़ा मैंने रूह को दी। मैं उस खत तक शर्मिंदा हूँ कि माफ़ी तक नहीं मांग पा रहा। क्यों नहीं छोड़ देते हमारा पीछा वहाँ? और उसे लगातार वो मारते हुए बोल रहा था। यारम, मैं रूह से पूछने जा रहा था कि सारम अभी बोल ही रहा था कि यारम ने एक ज़ोरदार मुक्का उसके मुंह पे मारा। अपनी ज़ुबान से मेरी बीवी का नाम भी नहीं लेना। दोस्त बनकर आई हो इस शादी में, दोस्त बनकर ही रहो। यारम, काज़मी की दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। सारम, वो इसे एक झटके से खुद से दूर फेंकते हुए बोला और बिना उसकी तरफ देखे रूह के पास किचन में चला गया। सारी रस्में अदा हो चुकी थी जब शार्प ने कपल डांस का शोशा छोड़ा और हिजर और लैला को मैदान में ले आया। लैला ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा, जिस पर वो मुस्कुराई। आप लोग क्या सिर्फ ये सब देखने आए हैं? उठें, आप डांस करें। उसने उर्वा को उठाया और साथ में सारम को इशारा किया। सारम मुस्कुराते हुए उठा और उसका हाथ थाम लिया। उर्वा का आखिरी महीना चल रहा था, अब कभी भी उनके घर में नन्हा मेहमान आने वाला था। सारम, ये आपके गाल में क्या हुआ है? वो इसका जख्म देखकर पूछने लगी। सारम ने एक नज़र यारम की तरफ देखा, जिसने उसे ये गिफ्ट दिया था। कुछ नहीं, वो गिर गया था। सारम ने झूठ बोलते हुए उसका हाथ अपने कंधे पर रखा। फिर शार्फ, रूह और यारम को भी मैदान में ले आए। अब उसका इरादा खुद मासूमा की तरफ जाकर उसे डांस के लिए ऑफ़र करने का था। मासूमा उसे अपनी तरफ आता देखकर मुस्कुराई, लेकिन इससे पहले ही मायरा उसके पास आई और बोली कि मुझे शार्फ भैया के साथ डांस करना है। शार्फ ने मुस्कुराकर एक नज़र उसे देखा और फिर मायरा का हाथ थाम कर उससे गोल गोल घुमाने लगा, जबकि मासूमा शोनों को उठाए धीरे धीरे से डांस कर रही थी। रूह, मुझे लगता है हमें ना बाद में अकेले डांस करना चाहिए। फ़िलहाल मैं मायरा के साथ डांस करना चाहता हूँ और मेरे ख्याल में तुम्हारा शोनू तुम्हारे साथ डांस करना चाहता है। उसने रूह का ध्यान शार्फ और मासूमा की तरफ दिलाया। वाह यारम, आप तो बहुत स्मार्ट हो गए हैं। यारम ने कल ही उसे बताया था कि शार्फ और मासूमा एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पा रहे। वो इसे दाद देती वो शोनों की तरफ आई और मासूमा से उसे ले आई, जबकि यारम मायरा का हाथ थाम का शार्फ को उसकी तरफ जाने का इशारा कर चुका था, जिसे समझते ही शार्फ फ़ौरन मासूमा की तरफ गया और उसे डांस की ऑफ़र की, जिसे मासूमा ने कबूल कर लिया। तो फिर क्या सोचा तुमने? मेरी
इस बात के बारे में शार्फ ने पूछा। मसूमा जानती थी कि वो कल रात वाले किचन में हुई बात के बारे में बात कर रहा है। मसूमा ने आहिस्तगी से अपना सर के कंधे पे उसके कंधे पर रखा। मुझे मंजूर है शार्फ, लेकिन मेरे पापा का बदला पूरा होने के बाद हम शादी करेंगे, मसूमा ने कहा। मैं तुमसे वादा करता हूँ मसूमा, मैं तुम्हारे पापा की मौत का बदला ज़रूर लूँगा। वो तीनों परफेक्ट कपल लग रहे थे। रूह को देखकर बहुत खुशी हो रही थी जब उसने यारम की तरफ देखते हुए आंख मारी, जबकि यारम उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए बिना ना रह सका। रुके हिजर भाई, हम आपको ऐसे ही कमरे में नहीं जाने देंगे, पहले हमारा नेक निकालें। रूह ने दरवाजे पर ही उसे रोक लिया। मतलब अब यहाँ भी पैसे देने पड़ेंगे, भूखी यहाँ भी मांगने आ पहुँची। लैला को रुखसत करके हिजर के लिए फ़्लैट में लाया गया था और यहाँ भी उसके साथ सब लोग आए थे। हाँ तो आपको क्या लगा हम ऐसे ही आपको छोड़ देंगे? बताएं, अंदर जाने की मर्ज़ी है या नहीं? रूह ने पूछा। तुम दोनों सुबह से मुझे काफ़ी हद तक लूट चुकी हो, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम दोनों को देने के लिए। यकीन ना आए तो जेब चेक कर लो, और अगर यकीन आ गया हो तो मेरी जान छोड़ दो, हिजर ने बेबसी से कहा। बिल्कुल भी नहीं, आपने सोचा भी कैसे कि हम आपकी जान छोड़ देंगे? इस बार तो हम कुछ ज़्यादा लेंगे, मसूमा ने ज़्यादा कहते हुए रूह की तरफ इशारा किया। ज़्यादा नहीं मसूमा, बहुत ज़्यादा। आखिर हमने इतनी खूबसूरत लड़की दी है, हक बनता है, रूह ने कहा। देखा कैसे पार्टी बदली है तुमने, तुम्हारी बहन ने, यारम ने कहा। जुल्म की तो इंतहा हो गई। शार्फ ने आ बढ़ते हुए यारम के सामने हाथ फैलाया तो यारम ने सवालिया अंदाज में उसे देखा। मेरे भाई, अब उसके पास कुछ भी नहीं है, हमें ही उसे अंदर भेजने के लिए अपनी जेबों की कुर्बानी देनी होगी, शार्फ ने कहा। तो यारम ने अपनी जेब से जो भी हाथ आया उनके हाथ में पकड़ा दिया। फिर शार्फ ने भी यही अमल दोहराया और पैसे उनके हवाले किए, जिसके बाद दोनों ने हंसी खुशी उसका रास्ता छोड़ दिया। लैला बहुत खूबसूरत लग रही थी। हिजर का दिल चाहा क्या आज उसकी तारीफ में ज़मीन और आसमान एक कर दे। वो इसके करीब आकर बैठा। लैला ज़रा सी पीछे हटी। तुम शर्मा रही हो मुझसे? हिजर ने मुस्कुरा कर पूछा। दिमाग ख़राब हो गया है, मैं क्यों शर्माने लगी तुमसे? लैला अपनी शर्म छुपा कर उससे डांपते हुए बोली। अच्छा, मुझे लगा शायद आज ही कोई शर्म कर लो, हिजर शरारत से बोला। तो लैला ने उसे घूर कर देखा। हिजर का कहका बुलंद हुआ। बहुत खूबसूरत लग रही हो, मुझे पता है तुम शर्माने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं हो। हिजर ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने सीने पर रखा। थैंक यू, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? लैला ने उसकी तारीफ़ का शुक्रिया अदा करते हुए उसकी परेशानी की वजह जानना चाही। कितना अच्छा होता ना लैला, आज रूह मुझे भाई की जगह मामू बना कर उस कमरे में भेजती। कितना अच्छा होता ना, वो मेरे निकाह में मेरी बहन की जगह मेरी भांजी बनकर शरीक होती। हिजर ने कहा। तुम उसे बता देते कि तुम उसके भाई नहीं उसके मामू हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम उससे ये बात क्यों छुपा रहे हो, लैला ने पूछा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे नफ़रत करे। जानती हो लैला, जब उसे पता चलेगा कि मैं उसका मामू हूँ और मैं ये काम करता हूँ, तो जानती हो उसे कितना बुरा लगेगा। वो मुझसे नफ़रत करने लगेगी और मैं उसकी आंखों में अपने लिए नफ़रत नहीं देख सकता। तुम उसकी आंखों में अपने लिए नफ़रत नहीं देख सकते और यारम को उस पर सख्ती करने के मशवरे दे सकते हो, लैला ने तंज किया। अंदाज़ा भी है तुम्हें हिजर, तुमने यारम को उस पर कितनी सख्ती करने पर मजबूर किया। यारम ने जो कुछ भी किया तुम्हारे कहने पर किया था, भूलो मत, वो तुम्हारी भांजी है। तुम अपनी भांजी पर इतना जुल्म कैसे होते देख सकते हो? तुम्हें क्या लगता है लैला, क्या उसकी तकलीफ़ देखकर मैं इंजॉय करता हूँ? मुझे मज़ा आता है अपनी रूह को तकलीफ़ में देखकर, उसे दूर होते देखकर मुझे खुशी मिलती है। नहीं लैला, उसे तकलीफ़ में देख कर मुझे खुद तकलीफ़ होती है, उसका दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ। लेकिन शायद तुमने यारम का दर्द नहीं देखा। इन 4 माह में यारम किस हद तक बदल चुका है तुमने शायद कभी नोट नहीं किया। लैला, मैंने नोट किया है। यारम इस हद तक बदल चुका है कि उसे याद भी नहीं रहा था कि वो क्या है। लैला, वो भूल चुका है कि वो एक दरिंदा है, वो भूल चुका था कि वो लोगों की जान लेता है, वो भूल चुका था कि वो ड्योल है। वो अपनी पहचान खो बैठा था, मैंने उसे उसकी पहचान वापस दी है। वो रूह के लिए बदल रहा था, रूह उसके अंदर तक बस चुकी थी। लैला, अगर रूह उसकी ज़िंदगी में ना रहती तो यारम भी ना रहता। यारम रूह के लिए मर सकता है, अगर वो उसे ये सब कुछ छोड़ने पर मजबूर करे तो वो ये सब कुछ छोड़ भी देगा। और अगर उसने ये सब कुछ छोड़ दिया तो जो अहद हमने बचपन में किया था, इस अहद का क्या होगा? वो फैसला कि हम किसी औरत पर जुल्म नहीं होने देंगे, किसी औरत की आबरू को लूटने नहीं देंगे, किसी को सरेबाज बकने नहीं देंगे। मैं मानता हूँ हम हर एक औरत को बचा नहीं सकते, लेकिन अगर यारम यहाँ से हट गया, अगर उसने ये काम छोड़ दिया, मैं, तुम और शार्फ, हम कुछ भी नहीं लैला। यारम है तो हम हैं, और मैं सिर्फ अपनी भांजी के लिए इन हज़ारों माओ बहनों की इज्जत लूटते हुए नहीं देख सकता। लेकिन मैंने ये भी महसूस कर लिया था कि यारम रूह के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए मैंने यारम को रूह पर सख्ती करने के लिए कहा था कि ज़बरदस्ती ही सही वो उसके साथ रहे, क्योंकि अगर रूह उसे छोड़ जाती ना तो यारम मर जाता और हम एक मुर्दा इंसान के साथ अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर सकते। तुम्हें पता है जिस तरह से कानून की दुनिया में
मिशंस होते हैं, उस तरह हमारे दुनिया में भी मिशन है। ये बात अलग है कि हम कानून को तोड़कर अपना मिशन पूरा करते हैं। मैंने यारम को रूह पर सख्ती करने के लिए कहा था कि ना तो यारम ये काम छोड़े और ना ही रूह उसे छोड़े। और वैसे भी वो रूह के सामने अपनी झूठी पहचान बना रहा था और वो रूह से हर बात में झूठ बोल रहा था। वो रूह की नज़रों में एक बहुत अच्छा इंसान बन के रहना चाहता था। जानती हो लैला, रूह को ये सब कुछ कबूल करने में इतना वक्त क्यों लगा? क्योंकि यारम ने उसके सामने एक झूठी पहचान बनाई थी। यारम ने अपने आप को गलत तरीके से उसके सामने पेश किया था। अगर पहले दिन यारम उसे बता देता था कि वो क्या है, वो उसके सामने अपनी सच्ची पहचान बनाता, तो रूह कभी इतनी हिम्मत ना करती कि उसे छोड़ने की बातें करती। लेकिन डर से इंसान और ज़्यादा बेबस हो जाता है। अब रूह भी यारम को बहुत चाहती है, उससे मोहब्बत करती है, उसे यकीन है यारम कभी उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। अब सिर्फ यारम ही नहीं बल्कि रूह भी उसके बगैर नहीं रह सकती, और मैं दुआ करता हूँ कि वो दोनों हमेशा साथ रहें। रो मेरी बच्ची है लैला, उससे ज़्यादा मोहब्बत मैं किसी से नहीं करता। जो जुल्म मेरी बहन के साथ हुआ वो मैं किसी और की बहन के साथ नहीं होने दे सकता। तुम कभी सोच भी नहीं सकती, मेरे चाचू ने मेरी बहन को 20,000 में बेच दिया और उस 20,000 कीमत मेरी बहन ने दिन रात मार खा के चुकाई है। हिजर ने अपनी आंखों में आया आंसू बेदर्दी से साफ किया। हम जिस दिन पाकिस्तान से भागकर यहाँ आए थे ना लैला, उस दिन हमने कसम खाई थी हम अपने सामने आई हर मजबूर औरत को इंसाफ दिलाएंगे, और हम अपने उस वादे पर आज भी कायम हैं। भटकूंगा नहीं और यारम को मैं भटकने दूंगा भी नहीं। हमें मरते दम तक अपना अहद निभाना है। हिजर ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए लैला को शर्मिंदा कर दिया था। लैला, हिजर तुम्हें कब पता चला कि रूह तुम्हारी भांजी है? जब यारम और रूह हनीमून पर गए थे और यारम अपना फ़ोन मुझे देकर गया था। एक दिन फातिमा बीबी का फ़ोन आया था, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे बातें करने लगा। बातें हुई होती गई, बातों बातों में मुझे रूह के बारे में बताने लगी। अपनी बातों में उन्होंने ताज़ीम भाजी का नाम लिया। रूह के नाम पर तो मुझे पहले ही शक था, क्योंकि रूह का नाम मैंने खुद रखा था, रूह नूर। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो अपनी सौतेली माँ और 3 सौतेली बहनों के साथ रहती थी। उसके बाद मैंने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली तो सारी सच्चाइयाँ अपने आप मेरे सामने आ गई। मैं रूह का इंतज़ार करने लगा कि कब वो यहाँ आएगी और मैं उससे बताऊँगा कि मैं उसका मामू हूँ। फिर वो इंतज़ार डर में बदलने लगा। यारम ने फ़ोन पर मुझे बताया कि उसने वहाँ 2 लोगों की ज़ुबान काट दी है, जिसके बाद रूह के रिएक्शन ने यारम को डरा दिया। वो सच्चाई जाने बगैर मेरे साथ तो है लैला, अगर उसे सच पता चल गया तो यकीन मानो वो कभी मेरा चेहरा तक नहीं देखेगी, क्योंकि यारम की सच्चाई पता चलने के बाद उसने किस तरह से रिएक्ट किया है सब जानते हैं। मैं उसकी आंखों में अपने लिए नफ़रत नहीं देख सकता। हिजर उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लैला ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। वैसे तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? हिजर ने मौजू बदला। मैं तुमसे शर्माऊंगी? इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे, लैला इतरा कर बोली। और अगर मैं तुम्हें शर्माने पर मजबूर कर दूँ? तो हिजर ने उसका हाथ खींच कर उसे अपने पर गिराया। बात की बाद में देखी जाएगी, लैला ने एक अदा से कहा। और अगर मैं अभी दिखाना चाहूँ तो? हिजर ने शरारत से कहा। उन्हें फ्लैट में छोड़कर वो चारों वापस अपने घर आ गए। वो गाड़ी रोक कर कमरे में आया तो रूह अपना ड्रेस चेंज कर चुकी थी। अरे ये क्या, तुमने चेंज कर लिया? यारम ने मुंह बनाया। हाँ, तो इन्हीं कपड़ों में सो जाती। नहीं, मेरा इंतज़ार तो कर लेती, मैं आता तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ़ करता, और वैसे भी अभी तक तो मैंने तुम्हारे साथ डांस भी नहीं किया। यारम ने उसका हाथ खींच कर उसे अपने बाहों में लिया। मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे नींद आ रही है, रूह ने अपना आप छुड़ाते हुए कहा। और मैं तुम्हें सोने दूंगा जो आ, यारम ने कहते हुए उसे अपनी बाहों में लिया। जोक ऑफ द डे। रूह ने शर्माते हुए उसके कंधे पे हाथ रखा। तुम्हें पता है रूह तुम क्या हो? वो उसका एक हाथ अपने कंधे पर रख कर उसकी कमर में ले गया। क्या? उसने पूछा। एंजल, एक फरिश्ता जिसे शैतान के लिए बनाया गया है। यारम बिल्कुल सीरियस था। तुम्हें पता है रूह, तुम्हें मेरे लिए भेजा गया, और मैं क्या हूँ? ड्योल, एक शैतान, लोगों की जान लेने वाला हैवान, जिसे कभी किसी पर तरस नहीं आता। लेकिन तुमने उसे मोहब्बत करना सिखाया है। मुझे कभी छोड़ के मत जाना रूह, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर। आप मुझे कभी झूठ मत बोलिएगा यारम। छोटा बड़ा जैसा भी है, हमेशा सच में सब कुछ सह लूँगी, सब कुछ कबूल कर लूँगी, लेकिन अब मज़ीद झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। वादा करें आप कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, सच्चाई नहीं छुपाएंगे। उसने अपना हाथ उसके सामने रखते हुए कहा। यारम ने फ़ौरन उसका हाथ थामा। कभी नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, हमेशा सच बोलूँगा। वो उसे अपने सीने से लगाकर बोला, ये जाने बगैर कि एक बहुत बड़ा सच उसने अब तक रूह से छुपाया है, एक बहुत बड़ा झूठ बोला है जिसके सामने सारे सच बेमोल हैं। हिजर की आंख खुली तो लैला आईने के सामने खड़ी अपने खूबसूरत बाल संवार रही थी। वो मुस्कुराकर उसे देखने लगा और न जाने कितनी ही देर उसे देखता रहा। जब लैला का ध्यान उसकी तरफ गया
हिजर, अच्छा हुआ तुम जाग गई, ये ड्रेस देखो कौन सा पहनूं। उसे जागता पा कर वो फ़ौरन अपने मतलब पे आई। पहले हिजर ने मुस्कुराकर उसे देखा, लेकिन जैसे ही ध्यान उसके ड्रेस पर गया, दिल चाहा दोनों ड्रेसेस उसके हाथ से छीन कर आग लगा दे। लैला, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम ऐसी ड्रेसेस पहनोगी? वो चाहने के बावजूद अपना गुस्सा कंट्रोल ना कर सका। हाँ, क्या खराबी है इस ड्रेस में? इसके गुस्से की वजह से लैला समझ नहीं पाई थी सही क्या है इस ड्रेस में जो तुम मुझसे पूछ रही हो। पीछे से सारा फटा हुआ है, आगे सारा फटा हुआ है। हिजर के सर से धमाका निकलने लगे इसके कपड़े देखकर। हिजर, ये फटा हुआ नहीं है, ये मेरा डिज़ाइन ड्रेस है। लैला ने गुस्से से उसके हाथ से अपना ड्रेस छीना। लैला, डिज़ाइनर ड्रेस कौन कहता है? इसकी हालत देखो इसकी। इसके सामने ड्रेस को उलट पलट कर दिखाने की कोशिश करने लगा। ये मैंने स्पेशल शादी के बाद पहनने के लिए बनवाया था और तुमने? लैला ने रूठने वाले अंदाज में कहा। हाँ, क्योंकि ये इंतहाई बेहुदा है और बकवास ड्रेस है। क्या खराबी है इसमें, ज़रा बताना पसंद करोगे मुझे? अब लैला को उसकी बातों पर गुस्सा आने लगा। इसमें अच्छा क्या है लैला, क्या ये ड्रेस पहनने के लायक है? ऐसे कपड़े पहनने का क्या फ़ायदा जिसमें तुम्हारा जिस्म छुपने से ज़्यादा नुमायाँ हो? हिजर ने उसे वजह समझाना चाही। हिजर, मैं शादी से पहले भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी, तब तो तुमने कभी एतराज़ नहीं किया, क्योंकि तब मैं तुम्हें रोकने का, तुम्हें मना करने का हक़ नहीं रखता था, लेकिन अब रखता हूँ और मैं अपनी बीवी को पूरी दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनने दूंगा। हिजर ने उसके हाथों ड्रेस छीनी और विंडोज़ से बाहर फेंक दी। तुमने मेरा इतना महंगा ड्रेस उठाकर बाहर फेंक दिया। लैला गुस्से से आंखें दिखाने लगी। मैं तुम्हें इससे ज़्यादा खूबसूरत और महंगा ड्रेस लेकर दूंगा और इस लायक होगा कि पहना जा सके। उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब उसका इरादा उसे मनाने का था। खबरदार हिजर, बात मत करो मुझसे। वो मुस्कुराते हुए उसे देखकर भरम हुई। अच्छा ना, सॉरी बोल तो रहा हूँ। अब क्या नई ज़िंदगी की पहली सुबह ही मुझसे लड़ने हुए गुजारोगी तुम? वो इसे प्यार से मनाने लगा, जबकि लैला का भी उससे नाराज़ होने का कोई मूड न था। क्या बात है, आज तो आप सुबह सुबह यहाँ तशरीफ़ ले आई? शार्फ ने उसे ऑफिस से अंदर आते देखकर कहा। हाँ, क्यों? सर ने मुझे कहा था कि बेचारे तुम अकेले काम कर रहे हो, तो मुझे तुम पर तरस आ गया, तो सोचा क्यों ना तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूँ। मासूमा ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। तो क्या हेल्प करोगी तुम मेरी? शार्फ उसके बाल कानों के पीछे करते हुए मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए बोला। क्या हेल्प चाहिए तुम्हें मेरी? वो उसी अंदाज में बोली। हेल्प तो बहुत सारी चाहिए, जैसे कि हिजर के वलीमे की तैयारी करनी है, जिसमें तुम्हारी बहुत सारी मदद चाहिए होगी। शारवा बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोला। इसके लिए सबसे पहले हमें हाल चाल के वहाँ की डेकोरेशन करनी होगी, हाल की। शार्फ ने उसे रास्ता देते हुए कहा, तो वो भी मुस्कुराते हुए उसके साथ चल दी। कल रात सारम ने उससे अपने किए की माफ़ी मांगी थी। उसने कहा था कि उसने मासूमा के जज्बात के साथ खेल कर ठीक नहीं किया, जिसकी वजह से वो बहुत शर्मिंदा है। न जाने क्यों मासूमा को उसका माफ़ी मांगना बुरा ना लगा। शायद वो उससे यही उम्मीद रखती थी। जब उसने कल रात शार्फ का हाथ थाम कर उसे माफ़ किया, न जाने क्यों उसे शार्फ अपना मजबूत सहारा लगा। शार्फ ने उससे वफ़ा निभाने का कोई वादा ना किया था, लेकिन फिर भी मासूमा को यकीन था कि वो उसे कभी धोखा नहीं देगा। वो कब से रूह को जगाने की कोशिश में था, लेकिन शायद उस शादी की वजह से वो ज़रूरत से ज़्यादा थकी थी। सारे काम भी खुद कर रही थी। ज़्यादा मेहमानों के ना होने के बावजूद भी ये शादी बहुत धूमधाम से हुई और इसमें सबसे ज़्यादा अहम जिम्मेदारी रूह ने ली। मेरी जान, उठ जाओ, कितना सोना है तुमने? वो जॉगिंग करके वापस आया, तब भी वो मज़े से सो रही थी। रूह, अब तुम नहीं जागोगी, मैं तुम्हें अपने तरीके से जगाऊंगा। यारम ने हमेशा की तरह धमकी दी, लेकिन शायद वो घोड़े गधे बेच कर सोई हुई थी। लड़की, अब मेरी कोई गलती नहीं है, अब तुम खुद मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूं। वो मुस्कुराते हुए उसके साथ लेट गया। लो, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, यारम ने आखिरी धमकी दी। अब मुझसे कुछ शिकायत मत करना तुम। यारम कहते हुए इसके लबों पर झुका और पूरा इस कहाक से उसके लबों पर अपनी मोहब्बत के मोहर जब्त की। अपने ऊपर वज़न महसूस करके रूह फ़ौरन जागी। बहुत ही गंदे इंसान हैं आप, रूह से धक्का देते हुए बोली, जबकि यारम का कहका रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे पास तुम्हें जगाने का इतना अच्छा तरीका है, तो मैं सोचता हूँ मैं इतनी मेहनत क्यों करता रहता हूँ। वो अब भी हंसते हुए बोल रहा था। यारम, आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। वो उसे खुद से दूर करती उठकर वॉशरूम में जाने लगी, जब यारम का फ़ोन बजने लगा। हाँ सारम, बोलो, क्यों फ़ोन किया है मुझे? यारम का मूड सुबह सुबह बिगड़ चुका था। पहले अपना मूड ठीक करो, फिर बताता हूँ। सारम खुशगवार लहजे में मुखातिब हुआ। सारम, मेरा इस वक्त तुमसे बात करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। मैं तुम्हारी बकवास सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। वो फ़ोन बंद करने लगा। मैं बाप बन गया हूँ, सारम ने जल्दी से कहा। क्या बोल रहा है यार? उर्वा ठीक है ना? यारम ने फ़ौरन पूछा। मैं और रूह 10 मिनट में तेरे घर पहुँच रहे हैं, यारम ने कहा। अरे घर नहीं, हम हॉस्पिटल में ही हैं, तुझे एड्रेस सेंड करता हूँ। और अकेले मत आना, सबको लेके आना। मैं चाहता हूँ मेरी खुशी मेरे सब दोस्त शामिल हों। ठीक है, मैं सबको बुलाता हूँ।
रू तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं हिजर और शार्फ को फ़ोन करता हूँ। तैयार क्यों होना है? रू ने पूछा। सारम के घर बेबी हुआ है, हम उसे देखने अस्पताल जा रहे हैं। यारम ने मुस्कुराकर बताया और फ़ोन उठाकर बाहर निकल गया। हाय अल्लाह, छोटे छोटे बेबी तो बहुत क्यूट होते हैं, मैं भी चलूँगी। वो फ़ौरन तैयार होने लगी। ये कितना प्यारा है, उसके गाल कितने रेड हैं ना। लैला उसके छोटे छोटे गाल छूते हुए बोली, ये मेरा भाई ना इतना प्याला है, ये मेरा भाई है इसलिए इतना प्यारा है, मायरा ने बेड पे तोतली आवाज़ में कहा बैठते हुए। जिस पर सारे मुस्कुराए। सुनो, मुझे भी ऐसा ही बेबी चाहिए। हिजर ने लाला के कंधे पर थोड़ी रखते हुए पीछे से बेबी को देखते हुए कहा। मुझे भी। कब ला के दे रहे हैं? लाला उसकी तरफ पलट कर पूछने लगी। मैं नहीं ला के दे रहा, तुम ला के दोगी, हिजर ने कहा। अब मेरा दिमाग इतना भी ख़राब नहीं है कि मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूँगी, लाला उसे घूर कर बोली। क्या मतलब है लाला? बेबी हम दोनों का होगा। हिजर को आज परेशानी खाने लगी। बिल्कुल नहीं, पहला बेबी मेरा अकेला होगा, उसके बाद तुम ले लेना सारे के सारे। क्या मतलब सारे के सारे मैं ले लूँ? हिजर पूरी आंखें दिखाने लगा। कितने बच्चे होंगे हमारे? हिजर ने पूछा। देखो हिजर, मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने तो इतने सारे नाम सोच के रखे हैं, मैं सारे के सारे नाम रखूँगी अपने बच्चों के। लाला ने एक नज़रिए से देखा और फिर बेबी की तरफ देखने लगी, जबकि हिजर से सर खिला के रह गया। हाय कितना प्यारा है ना। मासूमा कब से उसे लिए उड़े जा रही थी। इंशाल्लाह। शार्फ आहिस्ता से उसके कान में बड़बड़ा कर पीछे हुआ, जबकि मासूमा शर्म ख्याल से अपना सर तक न उठा पाई थी। अब मुझसे सब्र नहीं होगा, मुझे मेरा बेबी चाहिए, यारम ज़िद्दी अंदाज में उसके कान के करीब होकर बोला। हम हॉस्पिटल में हैं, रू ने याद दिलाया। हाँ तो क्या हुआ? हॉस्पिटल में हम अपने बेबी के बारे में बात नहीं कर सकते? यानम, कभी तो सीरियस हो जाया करें आप, रू ने शर्माते हुए कहा। रू की तबीयत सुबह से ख़राब थी, लेकिन आज उन्हें सारम के घर जाना था। उर्वा ने लैला और हिजर के लिए अपने घर पर दावत रखी थी और इसीलिए मासूमा और रू ने उसकी मदद करने के लिए सुबह ही सुबह जाने का फ़ैसला किया। मासूमा यहाँ आई तो रू को सोफे पर बैठा देखा और परेशान हो गई। क्या हुआ रू, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो, रू ने उठते हुए कहा, क्योंकि वो काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रही थी। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसने रू को देखते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उसे मुस्कुराता देखकर यकीन दिलाने लगी और बाहर चली गई। अरे लड़कियों, मुझे किसी काम को हाथ लगाने दो। उर्वा हर 2 मिनट के बाद किचन में पहुंचकर उनकी मदद करने की कोशिश करती। आपको समझ नहीं आ रहा, जाके बेबी का ख्याल रखें। अगर आप बेबी का ख्याल नहीं रखती तो उसे भी हम अपने पास रख लेंगे। रूह को हर वक्त बहाना चाहिए था उस छोटे से गोल मटोल बेबी के पास जाने का। उर्वा की एक भी ना सुनते उन्होंने उसे वापस भेज दिया। सब कुछ मासूमा और रूह ने बनाया था, जबकि लैला तो अपने आप को वीआईपी कह रही थी। आहिद उसके लिए तो ये दावत रखी गई थी और शार्फ तो वह मासूमा के आगे पीछे लगा हुआ था, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रख रहा था। हर 2 मिनट के बाद उसके पीछे खड़ा होता, कुछ चाहिए मैं ले आऊँ। जबकि उसकी ये हरकतें देखकर रूह और लैला दिल ही दिल में मुस्कुराई जा रही थी, जबकि हिजर और यारम दोनों ही काम पर थे। इनको शाम को यहाँ आना था। सारम को मासूमा के लिए शार्फ का ये प्यार देखकर बहुत खुशी हुई। एक मासूम का दिल दुखाने पर वो जितना परेशान था, शार्फ की फ़िक्र देखकर उतनी ही उसे खुशी हुई थी। शाम में सब लोग सारम की तरफ थे। खाना बहुत आरामदायक और माहौल में खाया गया था। वो चाहे जितना भी इनकार करे, सारम उनके लिए बहुत अहम था। वो उनका बचपन का दोस्त था। वो चाहे अपनी तकलीफ़ों में उसे शामिल ना कर सके, लेकिन उनकी खुशियों में पहला हक रखता है। यारम ने रूह को ये तो कह दिया कि सारम ये सब सिर्फ मेडल्स के लिए करता है, जबकि दिल में वो जानता है कि सारम उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसकी भलाई चाहता है। हनीमून पर कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? सारम ने लैला और हिजर से पूछा। फ़िलहाल हमने कुछ नहीं सोचा, हिजर ने कहा। जब सारम ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया, ये गिफ्ट हमारी तरफ से। हिजर ने मुस्कुराते हुए लिफाफा थामा, जिस पर हनीमून की 2 टिकट्स थी। थैंक्स, लैला ने मुस्कुरा कर कहा। सारम के घर से वो सब लोग यारम की गाड़ी में आए। इन सब को अपने अपने घर छोड़कर वो रूह को लेकर घर आया। रूह काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए शायद आते ही सो गई। क्या हुआ रूह, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? रात को न जाने कौन सा पहर था कि यारम की आँख खुली। जब रूह को बाहर देखा तो वो बाहर आ गया। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर आई। नींद नहीं आ रही तो मुझे जगा लेती। आपको जगा लेती तो आप क्या मुझे लोरी गा के सुलाते? बेबी, तुम्हारे लिए ये भी काम कर सकता हूँ, बहुत दिल से करूँगा। रूह मुस्कुराने लगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम दिन ब दिन और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हो? इसलिए चेहरे को अपने हाथों में लिए बहुत मोहब्बत से कह रहा था वो। आपको कभी बुरी भी लगती हूँ? उसने कहा। नहीं, तुम तो पहले दिन से क़यामत ढा रही हो। यारम, आपने पहली बार मुझे कहाँ देखा? मेरा मतलब है आपने मुझसे शादी का फ़ैसला कैसे किया? रूह ने पूछा। ख्वाब में, यारम ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं ना, सच्ची बताएं ना, आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? मेरा मतलब है आपने मेरे घर रिश्ता कैसे भेजा? हमारी शादी कैसे हुई? उसने फिर से पूछा।
हमारी शादी तुम्हारे यहाँ आने के बाद हमारे फ्लैट में हुई। हमने आमने सामने बैठकर एक दूसरे को कबूल किया था। यारम ने उसका चेहरा थामते हुए कहा, कबूल तो मैं आपको पहले कर चुकी थी। रूह मुस्कुराई, जबकि उसकी इस मुस्कुराहट पर यारम उसका साथ ना दे सका। रूह, हमारे निकाह की तुम्हारी नज़र में क्या अहमियत है? यारम पूछने लगा। यारम, निकाह की क्या अहमियत होती है? रूह उल्टा सवाल पूछने लगी। मेरा वो मतलब नहीं था रूह, मैं ये जानना चाहता हूँ कि फ़ोन पे हुए निकाह की तुम्हारी नज़रों में अहमियत है? यारम बिल्कुल सीरियस था। यारम, वो निकाह है हमारा जिसने मुझे आपका कर दिया, जिसने मुझे आपके नाम लिख दिया। आपका नाम हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ गया। और इस निकाह की जो हमने फ़्लैट में की उसकी क्या? यारम फिर से पूछने लगा। वो भी निकाह था यारम, लेकिन निकाह हमारा पहले हो चुका था। आप फ़ोन पे हुए उस निकाह को कबूल नहीं कर पाए थे, इसलिए आपने दूसरी बार निकाह किया। लेकिन मैं आपके पास आई, आपके साथ रहने लगी, आपसे मोहब्बत करने लगी, क्योंकि मुझे आपके निकाह में बांध कर यहाँ भेजा गया था। रूह, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। यारम इतना कहकर उठ गया। सुबह की 4:30 बजे उसे क्या काम हो सकता है? रूह सोच में पड़ी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू